और अब खबरों की तफसीलात। अगर मुसलमानों की नुमाइंदा और अहम तंजीमों ने अपने फ़राइज़ बखूबी अदा किए होते तो अक़लियत के ताल्लुक से मौजूदा समाजी, सियासी और मजहबी मंजरनामा मुख्तलिफ होता। यह मानना है मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले उन दानिश्वरों और सहाफ़ियों का जो सियासत और मजहब का गहरा शऊर रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम तबके की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि सियासी और मजहबी क़यादत ने अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से अदा नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि हालात खराब से खराबतर हो गए। सलमान खालिद के मुताबिक तमाम सियासी लीडर और मुसलमानों की अहम तंजीमें बशमूल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा अपना किरदार ठीक से अदा नहीं कर सके। मारूफ सहाफी आमिर साबरी कहते हैं कि जिम्मेदार सब हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर इसलिए जिम्मेदारी आयद होती है कि बोर्ड के जिम्मेदारान मजहबी मसाइल का हल भी तस्कीन बख्श नहीं पेश कर सके। बोर्ड का जो काम रहा है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों को समाजी तौर पर और मुआशी तौर पर उठाने का कोई ऐसा बोर्ड का एक्सक्लूसिव कोई काम नहीं रहा है। हालांकि मुसलमानों के मसाइल पर वो ज़रूर बात उठाते हैं, लेकिन अभी इधर ऐसा देखा जा रहा है कि बोर्ड ने बिल्कुल अपनी बहुत सी चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, या उसकी जो भी वजूहात हों जिसकी वजह से बोर्ड के जो अपने प्रोग्राम्स थे या बोर्ड की जो अपने मिनट्स थे या बोर्ड्स के जो अपने उसूल व ज़वाबित थे, उस पर तो उसूल व ज़वाबित तो नहीं कहेंगे, लेकिन बोर्ड का जो अपना काम था और जो अपने उनके प्रोग्राम्स थे उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है या खुल के आवाम के सामने नहीं आ रहा है, इसलिए आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। फ़िलहाल तो किसी भी सियासी जमात का मुसलमानों के ताल्लुक़ से फ़िलहाल कोई मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी हो या हिंदुस्तान के किसी भी सूबे की कोई पार्टी हो। मुसलमानों को लेकर किसी का भी मुस्तक़बिल सामने नहीं नज़र आ रहा है। कुछ पार्टी ऐसी हैं जो मुसलमानों का नाम लेकर के पोलराइजेशन ख़ुद करती हैं और कुछ पार्टी कोशिश करती हैं कि वो मुसलमानों को अपने साथ लाएं, लेकिन मुस्तक़बिल मुसलमानों का किसी भी पार्टी में नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड का रवैया रहा है, आप देखिए शाहबानो केस से लेकर के अब तक, शाहबानो केस पे भी उन्होंने यही किया था कि शाहबानो केस का समझौता तो करा था लेकिन बाबरी मस्जिद का सौदा किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह से बाबरी मस्जिद से लेकर 3 तलाक का मसला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो या उसके अलावा भी जितने भी मसले हैं, सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा पैदा किए गए हैं। एक कड़वा सच ये है। दूसरी बात ये है, तारिक साहब के पर्सनल लॉ बोर्ड का रवैया ये नहीं होना चाहिए, जो पर्सनल लॉ बोर्ड में जितने भी मेम्बरान हैं वो गैर राजनीतिक लोग होना चाहिए, गैर सियासी लोग होना चाहिए। और एक मैं और बात कह दूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा भी जो मुस्लिम सियासी तंजीमें हैं वो भी कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ मीटिंग करती हैं, बेहतरीन नाश्ते करते हैं, बेहतरीन खाने करते हैं, बिरयानी खाते हैं और घर चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून साज असेंबली की ग्रेजुएट और टीचर असेंबली हलकों की मजमूई तौर पर 11 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। मेरठ डिवीजन में मेरठ और सहारनपुर मंडल के 9 अजला में 429 पोलिंग बूथ पर वोटिंग का इंतजाम किया गया था। मेरठ डिवीजन से ग्रेजुएट एमएलसी सीट के लिए 30 और टीचर असेंबली सीट के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में थे। मेरठ डिवीजन सीट के लिए बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के अलावा आजाद उम्मीदवारों ने भी मजबूती से अपना दावा पेश किया है। मेरठ में टीचर असेंबली हलके और ग्रेजुएट हलके के लिए कायम किए गए 227 पोलिंग स्टेशनों पर आज सुबह 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म हो गया। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ पोलिंग सेंटरों पर वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मेरठ डिवीजन के 45 उम्मीदवारों की किस्मत शाम 5 बजे तक बैलेट बॉक्स में बंद हो गई और अब इनकी किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को नताइज के ऐलान के साथ हो जाएगा। एमएलसी चुनाव के लिए शिक्षक और ग्रेजुएट और कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आज यहाँ से 91 पोलिंग पार्टीज रवाना की जा रही है। कुल 91 बूथों पर कल निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक संपादित की जाएगी। इसके लिए सभी टीमें यहाँ पर अपना अभी सामान ले रही हैं और आने के बाद में उसका मिलान करके और सारी सामग्री प्राप्त करते हुए ये लोग यहाँ से अपने गंतव्य के बूथों को रवाना होंगे। प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व निर्वहन करने के लिए शासन ने निर्देशित किया है और उसके क्रम में मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ निर्वहन कर रहा हूं और ख़ास तौर से कोविड-19 को देखते हुए अब न सिर्फ अपने कार्मिकों को बल्कि मतदाताओं को भी उसके प्रति मैंने जागरूक किया है और जो भी प्रोटोकॉल शासन की तरफ से इसमें है उसका अक्षरशः पालन। एमएलसी इंतखाबात में आज आगरा हल्के के तहत अलीगढ़ में भी पुरअमन माहौल में वोटिंग अमल में आई, जिसमें
राय दहिंदगान ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटरों का पहुंचना शुरू हो गया था। हालांकि असातिज़ा जुमरे में वोटिंग 70% तक हुई, वहीं ग्रेजुएट जुमरे में वोटिंग 40% से कम रही। वोटरों का कहना था कि हम ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब करना चाहते हैं जो हमारे मसाइल को मजबूती के साथ ऐवान में रख सके। बाज़ पोलिंग बूथों पर राय वोटरों की कतारें भी नजर आईं। वहीं हमेशा की तरह इस मरतबा भी मुतादिद वोटर बगैर वोट दिए वापस लौटे। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में नाम गलत दर्ज होने की वजह से वो हक रायदही का इस्तेमाल नहीं कर सके। कोई भी शिक्षक की समस्याएं जो भी हैं हम लोगों की, उनको आगे बढ़ के जो पढ़ा लिखा नेता हो वो हमारे लिए आगे आए, उसके लिए हम मतदान करने आए हैं। अपना मतदान का हक है सबका, जो शिक्षकगण हैं। और एजुकेशन, ख़ास करके एजुकेशन हम किस तरीके से आगे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, और टीचर जैसे आजकल कोरोना काल में ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन के प्रोसीजर किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। टीचर्स के इश्यूज़ में जो हमारी बात हो, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग, या तो एकेडमिक्स हो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो यूनिवर्सिटी का, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं। हालांकि काफ़ी हद तक हमारी यूनिवर्सिटी में इश्यूज़ सॉल्व हो गए हैं, बट स्टिल विद टाइम इश्यूज़ हमेशा रहते ही हैं कुछ ना कुछ। तो जो उन इश्यूज़ को समझें, हमारे टीचर्स की प्रॉब्लम्स को समझकर उस बात को आगे तक ले जाए और सॉल्व करे, हम ऐसा ही कैंडिडेट चाहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कह रहे हैं कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा फेस और हमारा डिपार्टमेंट सब मैच कर रहा है। तो इसमें रेहान की जगह इन्होंने रहमान लिख दिया है। और तो ये मिस्टेक जो है किसी उसकी वोटर की नहीं होती है, ये तो प्रशासन की होती है। तो क्लियरिफिकेशन इन लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए कि आप आईडी के नाम को यहीं पे दुरुस्त कर दे ताकि वो दोबारा वोट दे सके। दिल्ली और इसके अतराफ में किसानों के एहतजाजी मुजाहरों का असर अब अलीगढ़ में भी नजर आने लगा है। आज भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कारकुनान सूबाई सेक्रेटरी ठाकुर शैलेंद्र पाल सिंह की क़यादत में अलीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान लीडर शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा हदफ DND फ्लाईओवर को जाम करने का है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के मसाइल और मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, हम दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। लोग अलीगढ़ से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, और वहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 बिल लाए गए हैं, काले कानून जो लाए गए हैं, उनके विरोध में और MSP से नीचे खरीद न होने के विरोध में हम लोग जो है दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और हम लोग वहाँ पर DND जो फ्लाईओवर है उसे जाकर के ब्लॉक करेंगे, और दिल्ली की जितनी भी सप्लाई है उसे हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे मुल्क के आला तालीमी इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज अपने क़याम के 100 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 1 दिसंबर 1920 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सरकारी गजट के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने क़याम के बाद से ही इल्म की मुख्तलिफ शाखों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। मारूफ शायर असरारुल हक मजाज ने लिखा था कि जो अब्र यहां से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। उनका ये शेर आज तक सादिक आ रहा है। देखिए कामरान की अलीगढ़ से ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। AMU के 100 साल के शानदार सफर की तकमील पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपने पैगाम में कहा है कि आज उन रहनुमाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने AMO कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाने में सख्त जिद्दोजहद की। वहीं असातिज़ा कहते हैं कि सर सैयद और उनके रफ़क़ा के बाद सर सैयद तहरीक के अलमबरदारों की मेहनत का ही समरा है कि चंद तुलबा से शुरू हुआ इदारा आज 35,000 तुलबा पर मुश्तमिल यूनिवर्सिटी बन गई है। 1 दिसंबर 2020 100 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इमेंसिपेशन को होते हैं, फॉर्मेशन को होते हैं, जो AMO कॉलेज से एक बहुत लंबी इसकी तारीख है। और वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने भी स्टूडेंट्स को, टीचिंग फैटर्निटी को, एलुमनाई फैटर्निटी को और सिटीजन एट लार्ज ये मैसेज कन्वे किया, मुबारकबाद दी है। और जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मॉडर्न एजुकेशन के साथ नेशनल बिल्डिंग का काम कर रही है। 1 दिसंबर 1920 को जब यूनिवर्सिटी वजूद में आई तो सिर्फ 13 शोबे कायम हुए थे और 260 के करीब तालिब इल्म थे यूनिवर्सिटी में।
अल्हम्दुलिल्लाह वो 13 शोबे जो थे, 13 डिपार्टमेंट थे, आज शोबों की तादाद जो है वो 120 से ज़्यादा पहुंच गई। हॉस्टल्स भी हमारे 100 से ज़्यादा हो गए और 35,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चे तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं और 350 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कोर्स रन कर रही है। 100 साल में इस यूनिवर्सिटी ने हर मैदान में हमजहत तरक्की की है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो आर्ट कल्चर का मैदान हो, चाहे वो साइंस का मैदान हो, चाहे वो लिटरेचर का मैदान हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो यूनानी मेडिसिन हो। इस तरह का काम शुरू हुआ और आज इस इदारे के तालिब इल्म पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बदकिस्मती सब हम लोगों की यह है कि इस वक्त कोरोना का कहर है, लेकिन उसका भी लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स एज में सारे वेबिनार हो रहे हैं पूरी दुनिया में और सेंटरी सेलिब्रेशन जो है वो हर जगह पूरी दुनिया में ऑनलाइन मनाई जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में अपने क़याम के बाद से ही मुस्तकिल तरक्की की नई जहतें हासिल कर रही है और ये सब यहाँ के असातिज़ा की काविशों और आला मेयारी तहक़ीक़ी कामों की वजह से मुमकिन हो सका है। असातिज़ा का कहना है कि आज जानशीन सर सैयद दुनिया के जिस खित्ते में मौजूद हैं, वहाँ वो सर सैयद के मिशन को तक़वियत देने में लगे हुए हैं। आज का जो दिन है वो अलीग बिरादरी के लिए, तमाम अहले वतन के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कहा जाए तो कम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले दिन से मदरसतुल उलूम ओरिएंटल कॉलेज से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक ये तमाम चीज़ों में ये हमेशा समाज के लिए, मुल्क के लिए तमाम तरक्की के काम में कंट्रीब्यूट करती रही है। हम लोगों का ये अहद होना चाहिए कि हम सर सैयद के मिशन को, उनकी तहरीक को, उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर हम किस तरीके से तालीमी तरक्की में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं, हमें मुकम्मल तौर पर उसके लिए कोशिश भी करनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया से लेकर यहाँ के इंतज़ामिया, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा या जो भी फ़ारिगीन दुनिया के जिस खित्ते में हैं, वो सर सैयद के मिशन को, उनकी तहरीक को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हम एक नए सदी के आगाज़ में कदम रख रहे हैं। हम इस अहद पैमान के को लेकर उठें और अगली हमारी सुबह इस अहद पैमान के साथ होनी चाहिए कि हम मज़ीद इदारों का क़याम करेंगे। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे और दूसरे इदारों का क़याम कर कर हम समाज में जागरूकता, समाज में तालीमी पसमादगी को दूर करने के लिए सर सैयद के रोल मॉडल को तय करेंगे और हम मुल्क की तरक्की में एक और तरीके से हिस्सेदारी देंगे जिसके ज़रिए से ये मुल्क भी तरक्की करे, समाज भी तरक्की करे। और यहाँ से मैंने PhD की डिग्री हासिल की और मैंने वो दौर देखा, वो दौर कुछ और था और अब का दौर जाहिर सी बात है कि उसमें बेपनाह तरक्की हासिल हुई है। और जितने भी सर सैयद ने जो ख्वाब देखे थे मॉडर्न एजुकेशन के, वो सब हम अपनी आंखों के सामने फलता और फूलता हुआ देख रहे हैं। अगले 100 साल के लिए हमारे पास ये प्लानिंग है। जैसे आप ये 100 सालों में हमने देखा कि इसके 3 ब्रांच कायम किए गए। हो सकता है कि आगे की प्लानिंग हो कि हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं वहां भी इस तरह के और ब्रांचेस शामिल किए जाएं। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 3 सेंटर बनाए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया। कानपुर में जो प्रखर हॉस्पिटल है वहाँ पे स्वदेशी वैक्सीन बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं ट्रायल अच्छा जाएगा और हम लोगों को जो वैक्सीन है जल्द से जल्द हम लोगों को मिल सकेगी और हम लोगों को कोरोना से निजात पा सकेंगे। देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतज़ार है तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के लिए 3 सेंटर बनाए गए, जिसमें से कानपुर का प्रखर हॉस्पिटल भी था। इसमें 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब ये नतीजे आए हैं कि दूसरे चरण में भी सफलता मिली है। जिन वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी गई थी उनमें एंटीबॉडीज़ पाई गई है। अब देखना है कि तीसरे चरण की डेट कब निर्धारित होती है, जिससे जल्द से जल्द ये स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन जनता को मिल सके। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं कानपुर में दिन ब दिन बढ़ती आलूदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हमारे नुमाइंदे अमित गंजू ने हालात का जायजा लिया। इसके लिए लापरवाही जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी लापरवाही जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें पब्लिक के साथ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, खाली पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह के प्रशासन से अनुरोध ये है कि कोई लापरवाही पे कोई न कोई दंड घोषित करें,
ताकि पब्लिक भी सचेत हो और फिर करे। व्हीकल्स हैं, हमारे व्हीकल्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इसी वजह से रीज़न है। तो क्या दिक्कतें आती है पोल्यूशन बढ़ने से? सांस लेने में प्रॉब्लम है, जिसको स्नोफीलिया उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। इसलिए लगता है कि नहीं होना चाहिए, इतने व्हीकल्स नहीं होने चाहिए। भारत के प्रदूषित शहरों में कानपुर का नाम शुमार है। इस वक्त मैं कानपुर के बड़े चौराहे पर खड़ा हूँ और दिन का वक्त है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह प्रदूषण का गुमार है। सूरज की जो रोशनी है वो पूरी तरीके से नीचे उतरी आ गई, ना तो यहाँ बादल है ना, मगर यहाँ प्रदूषण की मात्रा है वो 300 को पार कर चुकी है और पिछले 6 दिन से लगातार 300 और 400 के बीच में फ्लोट कर रही है। जो मशीन जो ये मेजरमेंट करती है यहाँ के प्रदूषण का, उसका सिलेंडर ना होने की वजह से अब मशीन भी शो पीस बन के रह गई है। प्रशासनिक अधिकारी आज भी खानापूर्ति में लगे हैं और इन सब के बीच शहरवासी परेशान हो रहे हैं और सांस के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मारूफ मुजाहिद आज़ादी और एएमयू के साबिक तालिब इल्म राजा महेंद्र प्रताप के यौम पैदाइश के मौके पर आज राजा महेंद्र प्रताप दरवाजे का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेंबर असेंबली अनिल पराशर ने राजा महेंद्र प्रताप पार्क के नज़दीक दरवाजे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राजा महेंद्र प्रताप के साथ तफरीक बरती जा रही है। हमने पिछले साल ये अहद लिया था कि इनके नाम से एक दरवाज़ा बनवाना है, जिसका आज इफ्तिताह किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक यूनिवर्सिटी का क़याम करवा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में नीम का पत्थर रहे महान शिक्षाविद, संघर्ष और त्याग की प्रतिमूर्ति राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की 134वीं जयंती का आयोजन यहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम में घोषणा भी हुई थी कि उनकी याद सहेजने के लिए एएमयू जिस तरह का भेदभाव का बर्ताव राजा साहब के साथ कर रही है, उसी के निमित्त यहाँ पर चिरस्थायी याद राजा साहब की बनी रहे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क यहाँ पर है ही है और उसका प्रवेश द्वार राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना योगी जी की प्रेरणा से अलीगढ़ में हो चुकी है, और ऐसे महान शिक्षाविद को याद करने के लिए एक छोटा सा समर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर आज इसमें राजा महेंद्र प्रताप। चलते हैं खास बात बिहार की सुर्खियों पर। राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद भी उतारेगा अपना उम्मीदवार। जराये के मुताबिक श्याम रजक हो सकते हैं अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार उतारने पर बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को बनाया तनकीद का निशाना। राजगीर में सयाहों के लिए जल्द खुलेगा जू सफारी, सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पिछले 24 घंटों में कई अजला में कत्ल की वारदात से खौफ व दहशत। सीवान, कैमूर, खगड़िया, समस्तीपुर और बेगूसराय में कत्ल। बेतिया में शराब के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी, कई जगहों पर छापेमारी। हरदिया से पकड़ा गया एक धंधेबाज। पटना के दीघा सब्जी मंडी के पास आग लगने से मची अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और अब खबरें तफसील से। राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। जराये के मुताबिक श्याम रजक अजीम इत्तेहाद के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि श्याम रजक इस बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी चिराग पासवान से अपील करते हैं कि रीना पासवान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएं। अजीम इत्तेहाद हिमायत करेगा। श्याम रजक से बात की हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज ने। तो राज्यसभा के एक सीट के लिए चुनाव में महागठबंधन में अपना उम्मीदवार उतार सकता है और चर्चा है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक उम्मीदवार हो सकते हैं। श्याम जी, एक खबर आ रही है कि महागठबंधन से राज्यसभा के एक जो उम्मीदवार उतरेंगे वो आपका नाम हो सकता है। प्रथम तो ये बता दूं कि मुझे इसके बारे में कोई सूचना है, न कोई चर्चा है और न मेरी कोई रुचि है। मेरी रुचि ये है कि वो सीट दलित के नाम से रामविलास जी को मिला था। रामविलास जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से अपने अंतिम तक उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। दलितों के सवाल पर बराबर सजग रहे, सदन से लेकर के सड़क तक। तो मेरा ये मानना है कि रीना पासवान जी को उम्मीदवार अगर लोजपा बनाती है तो महागठबंधन और राजद
मजबूती के साथ उनके साथ रह करके और उनको राज्यसभा में भेजने का काम करें। लेकिन चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे अपनी मां को महागठबंधन की तरफ से। मैं आज भी आग्रह करता हूं कि वो विचार करें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ लोजपा का नहीं है, सवाल महागठबंधन का नहीं है। लेकिन कहीं इसके चिराग के बहाने आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल है दलित राजनीति जो है या दलित है आज उपेक्षा महसूस कर रहा है। तो देखिए, श्याम रजक कभी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन चर्चा यही है कि श्याम रजक महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन श्याम रजक रीना पासवान के नाम को आगे करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, राज्यसभा चुनाव में भी सियासत जमकर होगी। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। उधर राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद की जानिब से उम्मीदवार उतारने को लेकर वजीर सेहत मंगल पांडे ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सियासी इक़दार को तार तार कर रहे हैं। की मर्यादा को तेजस्वी यादव जी ना समझते हैं, ना मानते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। विगत दिनों के कुछ जो उनके व्यवहार हुए हैं, जो उनकी बोली है, जो उनका भाषा है, वो बहुत साफ तौर पे राज्य की जनता को संदेश दे गया कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह राजनीतिक मर्यादाओं को हर तरीके से तार तार करने पे लगे हुए हैं। तो वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी दलित मुखालिफ है और जीत के लिए जरूरी तादाद नहीं होने के बावजूद जानबूझकर दलित उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। वहीं पप्पू यादव ने तेजस्वी को नसीहत करते हुए कहा कि जब जीत के लिए तादाद नहीं है तो खानापुरी और सियासत के लिए उम्मीदवार उतारना मुनासिब नहीं है। आरजेडी के युवराज हमसे आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से सामान्य राज्यसभा के चुनाव में अपने परिवार के लोगों को उतारने का काम करते हैं और उसी तरीके से इस चुनाव में भी अपने परिवार के ही सदस्य को उतारे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खास करके जो उनका पॉलिटिक्स चल रहा है कि दलितों को अपमानित करने के लिए उनको खड़ा करा के उनको चुनाव हराने के लिए एक साजिश है। जो अभी अंक गणित है विधानसभा का, उसमें आप यदि खराबी करते हैं अपने दल से किसी से, तो शायद मुझे लगता है कि ये राजनीति तो हो सकती है, जीत का कोई रास्ता नहीं बनता है। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर एक बार फिर ताज़ा रैंकिंग में पिछड़ गया है। नई रैंकिंग में मुजफ्फरपुर 91 नंबर पर आया है। करीब 4 साल पहले मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था, लेकिन एक भी स्कीम पर काम शुरू नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए तकरीबन 4 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन एक भी योजनाओं पर काम नहीं शुरू हो सका। और यही वजह है कि जो शहर से अब विधायक थे, नगर विकास मंत्री भी थे, स्मार्ट सिटी का उन्होंने श्रेय लेना चाहा, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें खारिज किया। लेकिन आज भी मुजफ्फरपुर के लोग परेशान हैं, सड़क को लेकर, पार्क की व्यवस्था नहीं लेकर, साथ ही जो सौंदर्यीकरण का काम है वो नहीं हो रहा है। क्या है शहर वासियों का, क्या आप लोग चाहते हैं स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ? देखिए, हम लोग को स्मार्ट और स्मार्ट की माला जो है फेरने के लिए कह दिया गया। जब वोटिंग की बात आई तो हम लोगों ने रेटिंग के लिए भी वोटिंग किया। नगर निगम के द्वारा प्रचार प्रसार करोड़ों रुपया से स्मार्ट सिटी बनाएंगे उसका प्रचार में लगा दिया, लेकिन 500 रुपये, 1000 रुपया, 1500 रुपये एक नाला का स्लैब भी स्मार्ट सिटी में नहीं बना। यह बहुत दुखद है। 4 साल तक जिस शहर का नगर विकास मंत्री हो उस शहर में काम नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो ताज़ा रैंकिंग लागू हुआ है, 92वां पोजीशन है मुजफ्फरपुर का। जहाँ तहाँ सड़क जाम है, जहाँ तहाँ रोड टूटा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो, कोई स्मार्ट सिटी का कोई पहल भी नहीं किया गया है। वार्ड को मिलाकर एक प्रारूप जो है, एक नक्शा मैप जारी किया। वो मैप हम लोगों को दिखा के यहाँ जमीन के जो दलाल हैं वो मैप दिखला कर जमीन के रेट को दुगना कर लिए, कमाने वाला बंदोबस्त कर लिया। स्मार्ट सिटी परियोजना के द्वारा जिस प्रकार लोगों ने वोटिंग करके इस शहर को शामिल कराया, लेकिन तकरीबन 4 साल बीते जाने के बाद भी एक भी योजना सरजमी पर नहीं उतर पाई है। यही वजह है कि लोगों में अब भी आक्रोश मुजफ्फरपुर शहर में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर।
तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। शब बखैर।